हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूक्रेन रशिया वार के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि यूक्रेन रशिया में बहुत भीषण वार हो रहा है और ये रशिया यूक्रेन पे कंट्रोल करना चाह रही है। अब कंट्रोल क्यों करना चाह रही है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या इन दोनों में वार होने का रीज़न क्या है, और क्या ये रशिया और यूक्रेन का वार थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि रशिया यूक्रेन पे क्यों वार कर रहा है, या इन दोनों की लड़ाई आपस में क्यों हो रही है। तो जैसा कि आप सब जानते हो, यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता है। तो नाटो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। नाटो एक यूरोपियन कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेटी। और रशिया को ये डर लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में ज्वाइन हो जाता है तो अब यूरोपियन कंट्री जैसे कि अमेरिका से उसकी उतनी अच्छी रिलेशन नहीं है, मतलब अमेरिका रशिया का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है। तो मान लो कभी अमेरिका और रशिया का वार होता है तो अमेरिका हो सकता है कि यूक्रेन के प्लेस को या यूक्रेन के प्लेस को या लैंड को एज अ बैटल फील्ड यूज करे। तो इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ले, और इसीलिए आज के डेट में रशिया यूक्रेन पे वार भी कर रहा है, मतलब अटैक कर रहा है। और इतने चीज़ों देखने को हमें मिल रही है कि यूक्रेन और पूरी बर्बाद होने की कंडीशन पे आ गई है। वहाँ के कैपिटल को बहुत मतलब बहुत ही बेकार तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। डेली वार हो रहा है। तो और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस वार में वहाँ के प्रेसिडेंट, मतलब कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो एज अ आर्मी, मतलब एज अ आर्मी पर्सन बन करके यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन की जनता के साथ खड़े हैं, जिनसे कि वहाँ की जनता में एक मोटिवेशन आया है। और आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल एकदम पैशन है उनके अंदर लड़ने का, क्योंकि जब उनका प्रेसिडेंट उनके साथ खड़ा है तो वो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा उनके अंदर पैशन है युद्ध को लड़ने के लिए। और उन्होंने अब आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। आप सब देख सकते हो कि उन्होंने खुद ड्रेस पहन लिया है और खुद जनता से कह रहे हैं कि नहीं, वार करना है, हम लोग हार नहीं मानेंगे। जैसा कि आप सब सुने होंगे कि तालिबान में क्या हुआ था, कि जब तालिबान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट तो छोड़ दिए थे अपनी कंट्री को, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं किए। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि है कौन इतने महान आदमी कि इतने खतरनाक सिचुएशन में भी अपने देश को नहीं छोड़े और लड़े हैं, जो कि एक देशभक्त में होना चाहिए। इनसे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि देशभक्ति क्या होती है। तो आप सब जानते हो कि थोड़ा मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करना पड़ेगा, इनकी डिटेल में इनको बारे में जानने के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा, आप सब जानते हो, 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था और इसमें बहुत जेविस लोगों को किल्ड किया गया था। और इसे स्टार्ट करने वाले थे हिटलर। और हिटलर ने किसके ऊपर अटैक किया था? पोलैंड के ऊपर। तभी से ये स्टार्ट हुआ था। उसमें तो एक फैमिली थी, उस फैमिली के सभी लोग मारे गए थे, एक बच्चा बचा था। और उस बच्चे के ये ग्रैंड, आप कह सकते हो कि पोते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड सन आप बोल सकते हो कि ये ग्रैंड सन है। और ये शुरू से ही मतलब काफ़ी अच्छे विचार के थे। और शुरू में ये एक्टिंग का शौक रखते थे, ये कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन काम भी किया, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि हमारे देश में बहुत से करप्शंस हो गए हैं और देश के जो पॉलिटिशियन वो मतलब मिसयूज कर रहे हैं यहाँ की जनता का। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए और फाइनली ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी बन गए। और बाकी इनकी काबिलियत, इनकी अच्छी चीज़ों को आप सब देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने जनता के साथ चल रहे हैं, अपने सैनिकों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो रूस का आज काफिला है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है। और कंट्रोल करने से क्या होगा कि रसिया पूरी तरीके से यूक्रेन पे कंट्रोल कर लेगी और कंट्रोल करने के बाद अपने गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है। और एक वो गवर्नमेंट जिसको भी रशिया इस्टेब्लिश करेगी वो रशिया के बिहाफ पे चलेगी, मतलब रशिया जो जो कहेगी वही वो गवर्नमेंट करेगा। और ये वहाँ की एक सांसद है यूक्रेन की, जो कि
प्रेसिडेंट के प्रेरणा से, मतलब आप सबको मैंने पिछले पिछले वाले स्लाइड में दिखाया कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी ज्वाइन हो चुके हैं फोर्स में, तो उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने भी वेपन उठा लिया है कि नहीं, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की जनता में एक नया जोश आया, एक नया जुनून आया है, जिससे कि आर्मी के साथ साथ जनता भी साथ दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है एक देश के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबको दिखाते हैं कि यूक्रेन का कहना है कि हमने रशिया के 14 फाइटर जेट एंड 8 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। मतलब दोनों में आप सब देख सकते हो किस तरीके से वार हो रहा है, स्लाइड्स में देख सकते हो कितना खतरनाक देखने में ही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज, जैसा मैंने आप सबको बताया कि कीव पे रशिया कंट्रोल करना चाह रहा है, तो रशिया की सेना 60 किलोमीटर लंबा, मतलब इतने में तो रशिया की सेना ही कीव की तरफ बढ़ रही है, जिससे कि कीव की घेराबंदी करके और कंट्रोल किया जा सके यूक्रेन पे। और कीव पे घेराबंदी करने का कारण क्या है कि यूक्रेन को घुटने के बल पे लाना, मतलब कि यूक्रेन को सरेंडर कराना। फिर ये मैं यूक्रेन का मैप दिखा रहा हूँ, ये जितने भी रेड पोर्शन है, इन रेड पोर्शन पे अभी रशिया ने कंट्रोल कर चुका है। मतलब बीच में एक तरीके से कह सकते हो कि यूक्रेन है, बाकी जितने भी ये आप सब देख सक रहे हो ना, ये जितने भी आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना, ऐसे चारों तरफ है, सभी तरफ से रशिया अपने सैनिकों के थ्रू कंट्रोल करा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडोल्फ हिटलर, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर परमाणु वेपन का यूज किया गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो परमाणु वेपन इतना डेंजरस होता है कि उसके साथ अगल बगल मतलब कंट्रीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, नस्ल की नस्ल बर्बाद हो जाती है, मतलब कि आने वाली पीढ़ियां भी बेकार हो जाती है। तो अगर इसमें परमाणु वेपन का यूज ना किया जाए तो बहुत बेटर है, इसे समझौते से और आपसी बातचीत से ही सेटलमेंट किया जाए, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने भी यही बोला कि लड़ाई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, इसे बातचीत से ही निपटारा कर लिया जाए तो बहुत बेटर है। और वही होना भी चाहिए, यही जनता की भी डिमांड है, वहाँ के लोगों को भी डिमांड है कि इस युद्ध को मतलब बंद किया जाए, चाहे वो रशिया के पीपल हो, जनता हो, चाहे वो क्या यूक्रेन की जनता हो, दोनों का यही डिमांड है कि इस युद्ध को बंद किया जाए। युद्ध से कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, युद्ध से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो ये आप सब देख सकते हो कि अगर इस परमाणु वेपन का यूज हुआ तो कितना खतरनाक हो सकता है। बाकी अगर मैं दोनों फोर्सेस की बात करूं, मतलब रशिया की फोर्सेस की बात करूं, या क्या क्या वेपन है रशिया के पास, या तो यूक्रेन के पास क्या वेपन है, या उनके फोर्सेस की बात करूं, तो आप सब देख सकते हो कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन से ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सी सारी कंट्रियां, मतलब जो नाटो की कंट्री है 30 कंट्री के आसपास, अगर उनमें से कुछ कंट्री यूएसए या फ्रांस, बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने कहीं अगर यूक्रेन का सपोर्ट किया या यूक्रेन के साइड आए, तो हो सकता है कि यहाँ पे यूक्रेन भी बिल्कुल रशिया के जैसे खड़ा हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि यूक्रेन फिर पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा और एक अच्छी सी मजबूत स्थिति प्राप्त कर लेगा, अगर बाकी सभी कंट्री ने, जो नाटो के हैं, अगर उसने रशिया यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया। तो अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। वैसे ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी भी युद्ध से तो उस देश का तो लॉस होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन तो गिरती है, साथ ही साथ उस वहाँ की जनता जो पीसफुली रह रहे थे वो भी बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि दुखपूर्ण जीवन बीतेगा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप सब देख चुके हो सारी चीज़ों को। अगर फिर भी अगर आप सबको कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो तो आप सब पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की चाहे महिलाएं हैं, चाहे मैं मतलब आदमी हैं, चाहे महिलाएं हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों ने वेपन को उठा लिया है, और वहाँ की जनता भी सपोर्ट कर रही है इस युद्ध को। मतलब कि उनका मानना है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और फाइनली सरेंडर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल आप सब कमेंट में बताइएगा कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और आखिर यूएन क्यों शांत है। मतलब यूनाइटेड नेशन का काम ही यही था कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन रखना, ताकि कैसे भी करके थर्ड वर्ल्ड वार को या एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अगर कंट्रोल करना चाहते तो इस चीज़ को रोका जा सके। लेकिन पहले सेम पर्पज के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, तो लीग ऑफ नेशन अपने पर्पज में फेल हो गया, और लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ।
तो ये माना गया कि लीग ऑफ नेशन अपनी चीज़ों में फेल हो गया है, मतलब जिस चीज़ के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था वो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन भी 1945 में आया, लेकिन यूनाइटेड नेशन भी अपना वर्क हम कह सकते हैं कि नहीं कर पा रहा है। इसके बेस्ट एग्जांपल आप सब देखे होंगे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था फिर भी यूएन शांत रहा, कुछ नहीं बोला एक तरीके से। और वही चीज़ आज भी है कि दो कंट्री का वार हो रहा है और यहाँ पे यूएन साइलेंट है। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसे रोकना चाहिए। मतलब कोई भी मजबूत कंट्री एक वीक कंट्री पे अटैक न करे, या दोनों अपने अपने एरिया मतलब बाउंड्री के अंदर सुरक्षित रहें, सुखी से रहें, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। हमेशा एक कंट्री दूसरे कंट्री को टारगेट कर रहा है, तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो चुकी है। तो मेरा मानना है और कि इस चीज़ों को जल्दी से जल्दी शांत किया जा सके, और लड़ाई से वार से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।